ये बिल्कुल क्लिक कर तो दिया रिकॉर्डिंग, ये आ रहा है कि हाँ जी रिकॉर्डिंग आने लग गया। लेट्स सी कि रिकॉर्ड होके जाता किस जगह पे है। नहीं एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग मुझे भी शो होने लगी है कि रिकॉर्ड होने लगी है आवाज। तो फिर इसका मतलब प्रीवियस सेशन तो हमारा अगर वो भी रिकॉर्ड हो जाता तो उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम डिस्कस कर वो चुके हैं एक्चुअली उसके अंदर। मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन एक्चुअली होस्ट मैंने आपको बना चुका हुआ था, तो वो परमिशन का कह रहे थे, लेकिन आपकी बात जा रही थी, मैंने फिर काटा नहीं आपको बीच में। हाँ अच्छा, लास्ट उसका मेरा ख्याल है हसन तो है ही नहीं जिन्होंने क्वेश्चन किया था। वो मैंने किया था। वो नीचे वॉलेट पे है मेरा, थे ड्रेसिंग पे ना। अच्छा, तो जो आपका क्वेश्चन था राइट नाउ मेरे पास उसका आंसर नहीं है, लेकिन एक और यूनिवर्सिटी है हामसा यूनिवर्सिटी। अभी जा रहा हूँ लेने मजलिस थी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है। अच्छा, बीटीएच के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आई कैन गेस और यूनिवर्सिटी है हामसा यूनिवर्सिटी ने ये कह लें कि उनकी पॉलिसी है कि अगर फॉर एग्जांपल इन द मिडल ऑफ सेमेस्टर एक सेमेस्टर जो आपका 30 क्रेडिट है ना, ये 30 क्रेडिट को डिवाइड होता है मुख्तलिफ कोर्सेज के अंदर। जी नॉर्मली ऐसा होता है कि 7.5 क्रेडिट का एक कोर्स होता है। आप एक सेमेस्टर में 4 मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़ते हैं। अगर एक कोर्स ऐसा होता है कि जो 7.5 क्रेडिट के अंदर या 5 वीक्स के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता, मतलब कुछ कोर्स होते हैं उनका वो ज्यादा होता है, मतलब आपके लिए सिलेबस ज्यादा होता है या उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वो उसको 15 क्रेडिट तक ले जाते हैं, हाफ ऑफ द सेमेस्टर तक वो चला जाता है। जो 15 क्रेडिट तक का आपका कोर्स हो सकता है मैक्सिमम, अदरवाइज 30 क्रेडिट का तो आपका थीसिस ही होता है। घर का अब अगर आपने बस खजूर और जामुन। अच्छा, मुझे काफी ज्यादा आवाजें आ रही हैं, मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ सबको। जिसका क्वेश्चन होगा ना वो काइंडली अपने आप को खुद अनम्यूट करके फिर मेरे से क्वेश्चन कर ले। परफेक्ट है, परफेक्ट। यहाँ पे हैंड रेज की भी ऑप्शन होती है। अब मैंने सबको म्यूट कर दिया है, अब जिनका भी क्वेश्चन हो वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। अब हामसा ने ये किया है कि अगर आपका डिसीजन मिड ऑफ द सेमेस्टर जाके आता है, मतलब आप 2 कोर्स पढ़ चुके होते हैं और 2 कोर्स आपके रहते हैं, तो आप अपनी जो रिमेनिंग 2 कोर्स की फीस है वो वापस क्लेम कर सकते हैं। जो आपने कोर्स पास कर लिए हैं वो पास कर लिए हैं। आई कैन गेस, मैं आपको फिर कह रहा हूँ गेस, मैं फिर भी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके आपको बता दूंगा। आई कैन गेस कि ये भी ऑलमोस्ट सेम काम होगा कि अगर आप मिडल ऑफ द सेमेस्टर हैं तो माइट भी आपको हाफ ऑफ द सेमेस्टर की रिफंड हो जाए, लेकिन जो आप कोर्सेज पढ़ चुके होंगे उसकी तो फॉर श्योर वापस नहीं होगी। और लेकिन स्टिल आई एम वेरी मच होपफुल कि मिडल ऑफ द सेमेस्टर में जाके इस चीज के चांसेस बहुत कम है कि आपके वीजे का रिफ्यूजल आए। बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि आपकी सीरियसनेस ऑलरेडी शो हो चुकी होती है, आप कपल ऑफ कोर्सेज पास कर चुके होते हैं, और जो माइग्रेशन बोर्ड को पता है इस चीज का कि अगर खुदा ना खास्ता आपका रिफ्यूजल आ जाता है तो आपके पास अपील करने की चॉइस होती है। और आपके अगर वो आपको कहते हैं हम सीरियस स्टूडेंट नहीं है और हम अपील में चले जाते हैं, अपील में हमारे पास एक सॉलिड आर्गुमेंट है इस चीज के लिए कि जी हम तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हमने इतने क्रेडिट पास कर लिए हैं, तो माइग्रेशन बोर्ड किस तरह कह सकता है कि आप सीरियस स्टूडेंट नहीं है, व्हाट एल्स दे वांट टू शो अस टू बी सीरियस। तो लेकिन ये स्टिल असम्पशन है थोड़ी सी इसके अंदर। आई विल कम बैक होपफुली विद इन वीक उनसे इस चीज का रिप्लाई लेके कि क्या एग्जैक्ट रिप्लाई होगा। और दूसरा क्वेश्चन अब मेरे बिल्कुल ज़हन से निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? वो ऐड करने और एडमिट करने के दरमियान वो जिनका क्वेश्चन था वो दोबारा क्वेश्चन कर नहीं लेना। वो जुनैद भाई, मेरा क्वेश्चन ये था दूसरा वाला जो मैंने किया था कि हमें अगर आगे का प्रोसेस थोड़ा सा पता लग सके कि हमारे हाथ में एडमिशन लेटर है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम फीस सबमिट करवा देते हैं, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैसे परसू करेंगे और फर्दर उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन में, डॉक्यूमेंट्स को कैसे लेकर चलेंगे,
और ताकि हमारा केस मैक्सिमम स्ट्रांग हो सके। और इसके मतलब आप एक पूरा सर्कल हम जर्नी बता दें अगर डिस्कस कर हाँ सकें ठीक है, हम। यानी आप कह रहे हैं कि वीजा एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है, एग्जैक्टली, और इसी में अकोमोडेशन भी फर्दर आगे कि आप देखिए फर्दर फिर हम अकोमोडेशन के लिए, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ अकोमोडेशन। रहे हैं कि सिर्फ बीटीएच के स्टूडेंट नहीं है। जुनेद भाई, इसके साथ ये क्वेश्चन है, इसी के अंदर आ जाएगा वीजा एप्लीकेशन में ही, कि बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटी है ये स्टेटमेंट की। कोई 30 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है, कोई कितनी कह रहा है। तो इसको काइंडली क्लियर कर दीजिएगा कि मतलब जो उन्होंने माइग्रेट बोर्ड वाला लिखा हुआ है कि 13 मंथ मल्टीप्लाई बाय 18,450, तो देखिए इज इट इनफ? बेसिकली एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली मेरे ख्याल भाई बात कर रहे हैं एक अच्छी भली कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन इन लोगों ने खुद क्रिएट की है। जब आप वीजा अप्लाई करने लगेंगे, इट इज सिंपली आपका जो नंबर ऑफ मंथ्स, जो स्टडीज मंथ हैं, डिवाइडेड बाय 8,514 क्राउन टू बी एग्जैक्ट मल्टीप्लाई बाय 20। आप सब 2 साल के डिग्रीज के अंदर है। यहाँ पे जो स्टडी पीरियड होता है वो काउंट होता है फ्रॉम अगस्त टू जून, और जो बीच के 15 जून से 15 अगस्त तक का टाइम है, ये टाइम जो होता है ये यहाँ पे एज ए स्टडी पीरियड काउंट नहीं होता। और अगर स्वीडन में आपको स्टूडेंट हाउसिंग मिलती है, उसका इन 2 माह, ये जो फ्रॉम 15 अगस्त टू 15 अक्टूबर है, इसका किराया भी नहीं होता। इसलिए जो इन्होंने अमाउंट डिसाइड की हुई है 8,500 लेट मी सी 14 मल्टीप्लाई बाय 20 10 मंथ्स पर ईयर, उन्होंने 13 का लिखा हुआ है वेबसाइट पे। लेकिन जब आप वीजा अप्लाई करेंगे, वहां पे वो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट पूछते हैं कि आपने कितनी लिखी हुई है। अगर वो अमाउंट आप 13 मंथ की लिखेंगे तो वो एरर आ जाएगी कि ये सफिशिएंट नहीं है। तो आप इसको कैलकुलेट करें, 8,514 मल्टीप्लाई विद 20, 1,70,280 स्वीडिश क्राउन, जो कि ऑलमोस्ट क्राउन 16 पॉइंट समथिंग का है। तो भी सेफ साइड हम 17 कर लेते हैं। आपको अराउंड 29 लाख की स्टेटमेंट चाहिए होगी, 29 से 30 के दरमियान समवेयर, टू बी सेफ साइड। अब आपके पास एडमिशन लेटर आ गए हैं। स्वीडन का वीजा अप्लाई करना, इट्स एक्चुअली नॉट अ रॉकेट साइंस। ये सबसे आसान वीजा अप्लाई करना जो स्वीडन का है। आपके पास जो चीजें इस टाइम अवेलेबल हैं, उनके अलावा आपको टोटल 2 चीजें और चाहिए। पहला, जब आप डिपॉजिट करवा देंगे पैसे, ट्यूशन फी डिपॉजिट स्लिप चाहिए आपको एक। दूसरा, आपको 1000 करेक्टर्स का एसओपी चाहिए। एसओपी कह लें, स्टडी इंटेंशंस कह लें, या व्हाई यू वांट टू स्टडी, व्हाटएवर आप जो भी हेडिंग दे लें उसको, आपने अपनी इंटेंशन बतानी है कि आप स्वीडन क्यों पढ़ना चाहते हैं। ये 2 चीजें हैं। और 1000 करेक्टर्स मैक्सिमम, वो जो आपको इतना सा बॉक्स होता है जिसके अंदर आपने वो मेंशन करना होता है कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो अब आपके पास चीजें नहीं है उसके अलावा। अदरवाइज आपको जो चीजें चाहिए होंगी, अब अगर आप फॉर एग्जांपल अकेले स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ अप्लाई नहीं कर रहे, टू बी सेफ साइड अगर आप चाहें तो पहले 2 माह की हेल्थ स्टूडेंट को नहीं चाहिए, वो को एप्लीकेंट के लिए। स्टूडेंट को फ्रॉम द डे फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी देती है, और जब आपको पर्सनल नंबर मिल जाता है तो आपको फिर उस हेल्थ इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं होती। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वो फॉर श्योर आप लोगों के पास होगा। बैंक स्टेटमेंट, जो अभी अमाउंट हमने डिस्कस की है, ये फॉर सिंगल इंडिविजुअल, वो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। उसके बाद आपके पास आपका वो होगा एडमिशन लेटर, वो आपके पास ऑलरेडी होगा। ये सारी चीजें आपने पीडीएफ फाइल में बनानी है, और कोई भी आपका डॉक्यूमेंट 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब आप वीजा अप्लाई करेंगे, मोस्टली इंफॉर्मेशन आपने सिर्फ राइट डाउन करनी है उसके अंदर। आपने अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट की एक्सपायरी, और आपका स्टार्टिंग डेट, आपका जब आपकी स्टडी स्टार्ट हो रही है वहां से आपकी एंडिंग डेट, जहां आपकी स्टडी एंडिंग डेट है आपकी, और एक होती है आपकी डेट फ्लाई करने की इंटेंशन। आप अपनी जो क्लासेस हैं उससे 1 वीक बिफोर और 1 वीक आफ्टर की डेट्स डाल सकते हैं क्वाइट इजीली के। फॉर एग्जांपल आपकी अगर 31 वैसे तो 2 वीक्स का आपके पास मार्जिन होता है, 2 वीक्स प्रायर और 2 वीक्स आफ्टर आप कर सकते हैं। आप अगर 31 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो आप सेफली
अगस्त की 20 के बाद की कोई डेट डाल सकते हैं वहां स्वीडन में पहुंचने की। उसके बाद आपने जो डाटा एंटर करना होगा उसके अंदर कॉन्टैक्ट पर्सन डिग्री का डिग्री नेम, आपके एजुकेशनल, यस आई फॉरगेट दैट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, जिसमें आपने मेंशन करना है उसके अंदर आपने कहाँ से स्टडी की है और कितनी ड्यूरेशन थी उसकी, और वो स्टडी कौन सी थी, आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, अगर किसी का मास्टर्स है, ये चीजें। और ये ऐड करने के बाद वो आपका एसओपी मांगेगा, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन, जो इसकी एम्बेसी की फीस है वो पे करनी होती है। एम्बेसी की फीस जो है वो अब इन्होंने रिवाइज की है इस दफा 1500 स्वीडिश क्राउन, ऑलमोस्ट 150 यूरो पर एडल्ट है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंडिविजुअल स्टूडेंट को करना है। अगर अब आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, फैमिली के लिए आपको कुछ एडिशनल चीजें चाहिए होंगी। आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको एफआरसी चाहिए होगा, आपको बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, आपको बैंक स्टेटमेंट ज्यादा चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको स्पाउस का 3500 ऐड करना है पर मंथ, और 2100 पर किड आपने ऐड करना है, और मल्टीप्लाई बाय योर स्टडी पीरियड, लाइक इफ यू आर admitted in 2 years master, multiply by 20, और 1500 क्राउन पर एप्लीकेंट है एडल्ट, और 750 क्राउन पर बार्न किड, बेबी, जो भी आपके 1 2 3 जितने भी बच्चे हैं उनका। और ये आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। ये ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ही आपने पे करना है। ये इसका प्रोसेस है। व्हेन यू विल गो थ्रू द प्रोसेस, और आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि एम्बेसी के अंदर ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि आपने कैसे अप्लाई किया। आपको जब आपने एम्बेसी के लिए जाना है, आपको अपना यूनिवर्सिटी पोर्टल की सारी इंफॉर्मेशन, सारा प्रोसेस, कैसे अप्लाई किया, वाई आपने यूनिवर्सिटी चूज की, और उसके बाद आपको ये आपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी से की है उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो आपने वीजा अप्लाई किया है इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी प्रीवियस स्टडी जो है उसके मुताल्लिक क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब आपसे, अगर आप कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट हैं, आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। आपके समटाइम्स वो ये करते हैं, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स ले लेते हैं आपसे, ट्रांसक्रिप्ट्स के पूछने लग जाते हैं, व्हाट इज दिस कोर्स, व्हाट इज दिस कोर्स। और ये चीजें आपको एक दफा अपने हाथ से करने का एडवांटेज ये होगा कि आप बड़े कॉन्फिडेंटली इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी ये स्टेप ये था, ये स्टेप ये था, ये स्टेप ये था। आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है डेट्स के बारे में, कॉन्टैक्ट पर्सन के बारे में, अपने प्रोग्राम के बारे में। और जो आपने 1000 कैरेक्टर का एसओपी लिखना है, डोंट क्लेम बिग थिंग्स। उसके अंदर अपने आप को आप इतना, मतलब ठीक है, यू आर गुड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप स्वीडन के बारे में बहुत ज्यादा आपने कोई ग्लोरीफाई नहीं करना चीजों को कि स्वीडन ये दिस एंड दैट। आपने ज्यादा फोकस करना है 3 चीजों के ऊपर। पहली चीज कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसका लिंक क्या है इस स्टडी के साथ जो आप पढ़ने जा रहे हैं। और जो स्टडी आपने पढ़ ली, फॉर एग्जांपल ये कर ली आपने, इसके बाद आपका फ्यूचर सिनेरियो जो है वो कैसे, आपकी अपनी स्किल्स कैसे एनहांस होंगी, या आप ऑलरेडी जो काम करके आ चुके हैं, अगर आप जॉब लीव के ऊपर हैं तो आपको किस तरह ये जाके पे बैक करेगी ये स्टडी। नॉट इन लाइक फाइनेंशियली, पे बैक से मुराद ये भी होता है कि आपके एजुकेशन के, आपके एक्सपीरियंस के अंदर किस तरह ये चीज ऐड ऑन करेगी, कि कैसे ये वैल्यू एडेड है आपकी एजुकेशन। उसके अंदर बेशक आप मैपिंग कर लें। फॉर एग्जांपल आपने कोर्स पढ़ा हुआ है कंप्यूटर साइंसेज के अंदर गेम डेवलपमेंट, और आप आगे गेम डेवलपमेंट की कोई जॉब करके आए हैं, तो आप उसको लिंक कर दें कि मैंने ये चीज पहले पढ़ी हुई है, ये चीज इसके अंदर पढ़ के मैं इस लेवल पे चला जाऊंगा जो मुझे प्रोफेशनली इस तरह हेल्प करेगी व्हेन आई विल बैक इन माय होम कंट्री। लोग क्या गलती करते हैं, वो स्वीडन को ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। मतलब स्वीडन का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वहां पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वो वेलफेयर स्टेट है, दिस ऑल थिंग्स आर ओके, बट हाउ इट लिंक विद योर एजुकेशन। स्वीडन अगर वेलफेयर स्टेट है तो आपके एजुकेशन पे इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है। अगर आप कहते हैं जी इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वो कहते हैं जी ओके 5 क्वालिटीज बता दें इसकी, तो आपने वो चीजें इस 1000 कैरेक्टर के अंदर लिखनी है जो आप हर एस्पेक्ट से जस्टिफाई कर सकते हो।
ये ना हो कि आप उसको बजाय जस्टिफाई करने के वो आप अपने पाँव में जो है ना, वो क्या है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, इस किस्म की आपने एसओपी नहीं उसके अंदर मेंशन करनी। जुनेद भाई, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम ये जो एसओपी को लिंक करने के जो आप बात करें कि हम फ्यूचर में से कैसे लिंक कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बशीर भाई से बड़ा इस पर डिटेल डिस्कस किया हुआ था कि मतलब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लाइक अपना सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप करना चाह रहा हूँ विद इन पाकिस्तान और विद इन स्वीडन। तो मैं इसको वहाँ पे बता सकता हूँ कि मतलब मे बी दिस एजुकेशन विल हेल्प मॉडिफाई माय बिजनेस, मतलब इस तरह देखिए, जस्टिफाई कर आप सकता हूँ वहाँ अपने पे। उसमें काम करें, आप अपने कोर्स कंटेंट्स निकालें डिग्री के। क्या आपकी डिग्री एग्जैक्टली। के कोर्स कंटेंट के अंदर कोई एंटरप्रेन्योरशिप है? नहीं है, ओके। नहीं होगी। नहीं है। कंप्यूटर साइंस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आएगी। आप इस तरह के ओके। जस्टिफिकेशंस दे के मार्केटिंग है। तो आप ये बताएं कि आप इस तरह आपकी जो इंडिविजुअली आपकी एजुकेशन या आपकी स्किल्स एनहांस हो जाएंगी। ओके। देखें, ये ना स्वीडन का सिस्टम भी ना कोई रब के सिस्टम से मिलता जुलता है। अल्लाह मियां ने भी बंदे से वही हिसाब लेना है जो उसने बोलना है। दिमाग के अंदर जो आप सोच रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं है, आपके अमाल का और आपके अल्फाज का हिसाब है। तो ऐसे ही। आपने अपने एक्ट से ड्यूरिंग द एम्बेसी इंटरव्यू और अपने वर्ड से ये एक्सप्लेन करना है कि आपको ये चीज कैसे ऐड ऑन करेगी आपके नॉलेज के अंदर। दुनिया का हर सच बता देने के लिए नहीं होता। आपके जो प्लान्स हैं स्टिक विद देम। आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करें आपके प्लान्स के अंदर, लेकिन आपके प्लान्स आपके लिए एम्बिग्विटी क्रिएट कर देंगे उनके ज़हन में कि आप पढ़ने बिजनेस कंप्यूटर साइंस जा रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स बिजनेस करने के हैं, तो आप कुछ कंफ्यूज से लगेंगे उसके अंदर। ओके। ओके, आई गॉट इट। परफेक्ट। जुनेद भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। लेकिन वालेकुम सलाम। शायद सर अच्छा है। अच्छा सर, आप बात कर लें। शायद भाई आप बोलें। अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा सर, मैंने ये पूछना रहा कि अब मैं और जो लड़का दूसरा जरा है, हम फिर यानी कि वेट करें इसी वीक में बीटीएस का ही। हाँ जी, मैंने आपको बताया ना कि इंशाल्लाह इस वीक के अंदर आई एम वेरी मच होपफुल कि इस वीक में वी विल फाइंड आउट अ वे कि आप दोबारा बीटीएच के अंदर एडमिट हो जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी एडमिटेड थे बीटीएच पे। बेसिकली आपको मूव, मैंने आपको बताया कि जब वो दे हैव डिसाइडेड टू बी ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन, तो अगर डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर वो जा रहे हैं तो तब मूव किया था। एंड यूनिवर्सिटी ऑलरेडी न्यू इट। आपके मैंने जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को सेंड कर दी हुई हैं और यूनिवर्सिटी से एक्नॉलेजमेंट आ गई हुई है इस चीज की कि दे विल मतलब लुक एट दिस एट समहाउ एट सम प्रायोरिटी इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने अच्छा कोई आपको एडिशनली डॉक्यूमेंट्स रिव्यू नहीं करने, वो सब कुछ पहले हो चुका हुआ है। तो अच्छा जुनेद भाई, बेहतर है कि आप वेट कर लें अच्छा थोड़ा सर, सा। मैंने ये पूछना था कि जी अच्छा सर, मैंने एक चीज ये पूछनी थी कि मैंने बीटीएच की सेकंड राउंड की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई किया हुआ था, तो क्या मेरा ये जो डिसीजन है ये उससे इफेक्ट होगा? कौन सा डिसीजन? यानी कि दोबारा रीअप्लाई जो मैंने अब बीटीएच में किया है, पहले डिक्लाइन देखिए, कर दिया स्कॉलरशिप के लिए तो ये मैटर नहीं फिर। करता कि आप किस राउंड में किस जगह पे जाके एडमिट हो रहे हैं। स्कॉलरशिप के लिए मैटर ये करता है कि जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में एडमिटेड हैं या आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है। अच्छा जुनेद भाई, कि इसको हम गवर्नमेंट जॉब से तो रिलेट कर सकते हैं। लाइक अभी मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ पाकिस्तान में ही, तो ये कोई इशू तो नहीं करेंगे लाइक कि आप एनओसी वगैरह तो नहीं डिमांड कर लेंगे माइग्रेशन बोर्ड वाले? देखें, आपने अपना जब आपने वीजा अप्लाई करना है आपने मेंशन करना है वहां पे। आई डोंट नो आप अभी तक कर चुके हैं कि नहीं। समटाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अपने पोर्टल के ऊपर भी अपडेट कर देते हैं। आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस या अपना जो करंट जॉब कर रहे हैं ये मेंशन किया वहां पे। जी की है, अगर आपने जब जॉब, अप्लाई किया था। हाँ जी, जब अगर आपने जॉब मेंशन की हुई है तो आप जब वीजा अप्लाई करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप अगर जॉब कर रहे हैं उसका मेंशन करें अपने एक्सपीरियंस का, और जो आपको यूनिवर्सिटी जहां जॉब कर रहे हैं उससे लीव एप्लीकेशन चाहिए आपको, सॉरी लीव फॉर्म एप्लीकेशन प्रूफ चाहिए
कि आप दिस फॉर द 2 ईयर या आपका जितना भी ड्यूरेशन है, स्टडी ड्यूरेशन, इसकी आपको जॉब से लीव मिल गई है, या फिर आप अपना रेजिग्नेशन देंगे कि मैंने जॉब टर्मिनेट कर दी है वहां से? क्योंकि मेरे जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके ऊपर तो मेंशन है कि आप या तो 1 मंथ प्रायर नोटिस पे रिजाइन कर सकते हैं या इमीडिएट इफेक्ट भी आप 1 मंथ सैलरी दे के रिजाइन कर सकते हैं। तो क्या मैं इस चीज को उनकी जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ कि अगर मेरा डिसीजन आ जाए तो मैं इमीडिएट रिजाइन कर सकता हूँ? मेरा ये ऑप्शन है अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर विद 1 मंथ सैलरी। आपको छुट्टी नहीं देंगे? स्टडी लीव होती तो है, आई हर्ड सेवरल प्लेसेस स्टडी लीव होती है। परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए होती है, लेकिन वो बड़ा हाँ लंबा चौड़ा चक्कर होता है, इतनी आसानी से नहीं देते। हाँ। फिर और मतलब दूसरी बात ये कि मेरा ये ख्याल है कि आप आप फिर बीटीएच का खैर मेरे आप टर्मिनेशन का लिख दें उसके अंदर, इंस्टेड ऑफ ये एक्सप्लेनेशन देने के आप सिर्फ मतलब मेंशन कर दें कि मैंने जॉब छोड़ दी है। अगर आपके पास इस तरह छोड़ने की ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप इतनी कॉम्प्लेक्स उन्हें बात बताएं, ये मेरा ख्याल है कि उन्हें समझनी मुश्किल होगी। तो आप सिंपली जो है ना, जिस दिन आप वीजा अप्लाई करें उस डेट तक अपनी जॉब शो करके खत्म कर दें, साथ एक्सपीरियंस लेटर लगा दें, उस अप टू दैट डेट ठीक है। आपको मिल ही जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपका वो बात कंप्लीट कर रहे थे कि ये मेरा एक दोस्त पढ़ है बीटीएच में ही है, लास्ट ईयर गया था। तो जब मैंने उससे की थी ना अप्लाई करने में भी, तो उससे स्टेटमेंट का पूछा था, तो उसने कहा था कि 13 मंथ इज इनफ, कि उसने भी 20 लाख की लगाई थी और वो पढ़ है अभी बीटीएच में है। देखिए, ये जब आप ना वहां पे वीजा अप्लाई कर रहे होंगे ना, अब वहां पे जी, एंटर करके देखना। शायद मे भी हो ऐसा, क्योंकि अभी मैंने देखिए, अप्लाई नहीं जो किया। बात मैं इस चीज के ऊपर, जब इन्होंने लास्ट ईयर पीसी में इनका वो था ओरिएंटेशन थी, जब आई वाज देयर, और जो इनकी एम्बेसडर थी, जब उसने डेमोस्ट्रेशन दी है, उसकी पीडीएफ के अंदर ये चीज मेंशन थी कि आपको 13 माह का वीजा बैंक स्टेटमेंट देनी है। मतलब शी क्लियरली मेंशन 13 माह का, कि अगर जी, आपकी मोर देन स्टडी है 1 ईयर तो 13 माह की एनफ है। लेकिन वीजा अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक ठीक, सही है। तो थैंक यू, इट इज थैंक यू। जस्ट टू बी सेफ साइड, इट इज जस्ट टू बी सेफ साइड। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एकोमोडेशन का यहाँ और पे इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है। देखिए, एकोमोडेशन वेरी करता है आप किस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो आप बीटीएच के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, बीटीएच एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती। आपको वहां पे अपने, जिस तरह भी याज ने कहा है, आप अपने दोस्तों से मिलके, या वी कैन हेल्प यू आउट वहां पे। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है बब्बू दुग्गल, उसकी काफी हाउसिंग है और कैंपस के पास है। वहां पे एक टीटू पाजी है, उनके पजीरिये के साथ बिल्डिंग है काफी बड़ी, जहाँ पे होस्ट स्टूडेंट्स को वो अकोमोडेट कर लेते हैं। अदरवाइज लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या जो प्रीवियस कोई ग्रुप्स होते हैं उनमें करके चले जाते हैं। और कुछ मुझे लीनियस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, लीनियस यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। आप अगर आप लीनियस यूनिवर्सिटी में एडमिटेड हैं, आपको ईमेल आ चुकी होगी हाउसिंग अप्लाई करने की। प्लीज 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 हाउसिंग जरूर अप्लाई करें। अब मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि आपने स्पाउस के साथ अप्लाई करना है। अगर स्पाउस के साथ अप्लाई करना है, जो यूनिवर्सिटी हाउसिंग प्रोवाइड करती है वो फैमिलीज के लिए नहीं होती। दे क्लेम कि आपको सिर्फ अकेला स्टूडेंट वहां पे रह सकता है थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली ये होता है कि स्टूडेंट्स आपस में अकोमोडेशन शेयर कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम, और मियाँ बीवी एक वो जो एक स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं, जिसके अंदर किचन और आपका वॉशरूम, किचन और वॉशरूम आपका प्राइवेट होता है, किचन शेयर्ड होता है, और किचन के साथ सिटिंग एरिया होता है, आप कह लें लाउंज टाइप का। So that is quite reasonable accommodation for a family, sometimes with one kid, otherwise for husband and wife that works very fine. बहुत सारी फैमिलीज हैं जो यहाँ पे ऐसे रह रही हैं लीनियस के अंदर। बट बीटीएच के अंदर, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन आए, इसलिए सिर्फ मैं दोनों यूनिवर्सिटीज का ही मेंशन कर रहा हूँ। और लेकिन बीटीएच के अंदर यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन फॉर अकोमोडेशन। यूनिवर्सिटी की कोई ऐसा फोरम नहीं है जो आपको हेल्प आउट करे लीनियस की तरह अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। अकोमोडेशन होनी चाहिए वीजा इंटरव्यू से पहले आपके पास, जरूरी है या नहीं, बाद में जरूरी भी? नहीं है। नहीं, ये चीज जरूरी नहीं है। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि जी आपको पता होना चाहिए अकोमोडेशन मिलनी कहाँ से है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीटीएच के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 हाउसिंग है जहां मैंने अप्लाई किया हुआ है, या ये मेरा एक वहां पे ऑलरेडी फ्रेंड रह रहा है जिसने कहा है कि मैं आपको अकोमोडेशन अरेंज करके दे सकता हूँ। अगर आप लीनियस यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं तो आपको जो इनका यूनिवर्सिटी की जो ऑफर है वो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि जी मैंने यहाँ ये अप्लाई किया, भाई ये मेल आई थी, मैंने अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड मी द अकोमोडेशन। बाय लॉ जो यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को हेल्प आउट करती हैं।
और एक ने क्वेश्चन किया हुआ है कि लीनियस यूनिवर्सिटी के लिए मुझे फीस पे कर दूं कि मुझे वेट करना चाहिए। देखिए ये काफी हमने पहले भी यही चीज डिस्कस की है कि ट्यूशन फी पे करना फॉर ऑटम 2020 सितंबर 2020 के लिए 100% रिस्क फ्री नहीं है। इसके अंदर देयर इज चाहे एक नॉमिनल प्रोपोर्शन ही है इस चीज का कि शायद पूरे का पूरा ऑटम सेमेस्टर डिस्टेंस हो जाए, स्टिल ऑप्शन या चांसेस आर देयर। तो अगर पूरा डिस्टेंस हो जाता है, लीनियस यूनिवर्सिटी ने एज फॉर टुडे दे आर ऑन कैंपस, उन्होंने कोई चीज अपनी चेंज नहीं की। चांसेस आर देयर कि वो भी बीटीएच वाला फॉर्मेट अडॉप्ट करके हाइब्रिड पैकेज या हाइब्रिड एजुकेशनल सिस्टम लॉन्च करें, जिसके अंदर वो आपको हाफ ऑफ आपको ऑप्शन दें कि आप जिस भी टाइम आपको डिसीजन मिलता है आप आके ज्वाइन कर लें। इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं आपको ये गारंटी करूं कि हर सूरत ऑन कैंपस हो जाएगा, तो एक्सक्यूज मी, वो मेरा ख्याल है कि आप भी सब लोग समझते हैं कि पॉसिबल नहीं है इस टाइम बैठ के कोई भी इसके बारे में प्रिडिक्शन करनी कि कोरोना दुनिया को किस एंगल पे छोड़ेगा जाके। तो आप अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो व्हाई नॉट, चांस लेना चाहिए। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो जाएं, जो बच जाएं उनमें 100% वीजा मिल जाए। मतलब जो सिर्फ प्रॉब्लम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को आएगा, द ओनली प्रॉब्लम विल बी द बायोमेट्रिक्स। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर बेसिक नहीं खुलती तो बायोमेट्रिक्स कैसे होंगे? अब बायोमेट्रिक्स के लिए अगर वो बायोमेट्रिक्स फॉर एग्जांपल एम्बेसी जाके जुलाई में भी खुल जाती है तो यू हैव एनफ टाइम बायोमेट्रिक्स दे के आप डिसीजन ले सकते हैं। तो जो एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर जो स्वीडन की एम्बेसी है वो डिसीजन नहीं लेती वीजों के डिसीजन स्वीडन में होते हैं। जो यूनिवर्सिटी के करीब तरीन माइग्रेशन बोर्ड का ऑफिस होता है, आपकी एप्लीकेशन वहां आ जाती है, आपके डिसीजंस यहाँ होते हैं। माइग्रेशन बोर्ड एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती है कि वो आपके बायोमेट्रिक्स ले ले, अगर फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो वो इंटरव्यू कंडक्ट कर ले। इंटरव्यू मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एज वी हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जी इंटरव्यू होता ही है समहाउ। मैं बैंक्स चले मैं आपको इसका बाद में रिप्लाई करूंगा आपने, क्योंकि ये मुझे प्राइवेट मैसेज आया हुआ है। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है अगर? आप में से किसी का कोई और क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन माइंड में था कि वो आपने क्लियर कर दिया कि लाइक वो तो कह रहे हैं हम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने कंट्री की सिचुएशन देखी है कि यहाँ पे तो एम्बेसीज ओपन नहीं है ना, तो हम कैसे बायोमेट्रिक्स वगैरह करेंगे? हमने सिर्फ स्वीडन को ना देखना, हमने तो पाकिस्तान में भी देखना कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है हाँ जी, कोरोना वायरस की वजह से। मैंने जब स्टार्ट में बताया था ना कि 3 मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, जिनमें से राइट नाउ पाकिस्तान सेफ साइड पे नजर आ रहा है। अगर कोरोना वायरस इसी तरह आप जिस तरह मतलब गवर्नमेंट अच्छे स्टेप ले रही है, अगर इसी तरह ये कर लेती है, मतलब स्मार्ट लॉकडाउन करके इसको कोरोना वायरस से कॉप अप कर जाती है इस इशू को, एम्बेसी जाके अभी तो हम वी आर इन स्टार्ट ऑफ मई है, जून है, जुलाई में जाके भी अगर एम्बेसी ओपन होती है तो बायोमेट्रिक्स तो मतलब एक दिन में मेरा ख्याल है वो 10-10 लोगों के 20-20 लोगों के भी बायोमेट्रिक्स ले सकते हैं, या वो बायोमेट्रिक्स के लिए किसी थर्ड पार्टी को भी कह सकते हैं, ये गैरी शहरी इस तरह कुछ करके। मतलब अगर वो सोल्यूशन निकालना चाहेंगे तो इट विल बी नॉट अ प्रॉब्लम, सोल्यूशन निकल आएगा इस चीज का। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि पर मंथ भी देखें, एक चीज होती है जो थ्योरेटिकली वो कहते हैं वो तो 8,514 है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा आप हाउसिंग कैसी में रहते हैं। उम्र मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ कि अगर तो आप शेयर्ड अकोमोडेशन के अंदर रहते हैं, शेयर्ड अकोमोडेशन के अंदर आपको एक अपार्टमेंट मिलता है फॉर एग्जांपल 6,000 का, 5,000 क्राउन का, 5,000 क्राउन में आप 4 लोग रहते हैं, आपकी लिविंग कॉस्ट 1,000 क्राउन हो जाएगी। अगर आप मतलब थोड़े से मतलब वाना लिव इन स्टाइल, आप कहते हैं जी मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए, तो आप वो 5,000 पर मंथ खुद पे कर रहे होंगे अपने अपार्टमेंट का। फूड जो है वो 1,000 से 1,200-1,300 क्राउन ज्यादा कॉस्ट नहीं करता, आप जितना मर्जी पका के खा लें। एक महीने में 100-125 यूरो से ज्यादा एक स्टूडेंट की फूड की कॉस्ट नहीं है। बाकी आपकी लिविंग है, आप जितना इकोनॉमिकल लिविंग शेयर्ड लिविंग के अंदर आ जाते हैं, फूड इतना कॉस्ट करता है। मतलब अगर आप इसके अंदर आप सिगरेट नहीं है और होटलिंग नहीं है,
अगर आप होटलिंग पे जाएंगे तो 100-150 क्राउन तो आपका मतलब एक टाइम का मील कॉस्ट कर जाएगा होटल के ऊपर। इट मींस कि हम 3000 to 4000 के अंदर कर सकते हैं सारा कुछ, अगर हम अपना तो हाथ कंट्रोल 4000 के अंदर तो आप शहजादों वाली जिंदगी गुजारेंगे। 4000 तो बहुत बड़ी रकम है। अगर शेयर्ड आप अकोमोडेशन वगैरह सारा कुछ करें तो मतलब 3 to हाँ जी 4000 सारे 3000 भी मोर देन एनफ। ट्रैवलिंग वगैरह सब इंक्लूड करके। ट्रैवलिंग नहीं होती आपको। फॉर एग्जांपल आप बीटीएच में हैं, अगर आपको गैलगा मार्कन में मिल जाता है, वहां से मतलब ये एरिया है पास जो बीटीएच के पास है, आपको 2 मिनट की 3 मिनट की वॉक है वहां से। फिर क्या करते सही। हैं बीटीएच कार्ल्स क्रोना जो है वो बहुत बड़ा सिटी नहीं है, आप अगर एक साइकिल ले लें आप साइकिल पे पूरा सिटी घूम सकते हैं। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं इतनी ज्यादा आती है। बड़े सिटीज में प्रॉब्लम आती है ट्रैवलिंग कॉस्ट की। जुनेद भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि अकोमोडेशन का तो हमने पूछ लिया हुआ है कि किस तरीके से लेकर चलेंगे, तो हमें अब वीज़े के लिए अप्लाई कब करना चाहिए, कितने दिन के बाद? जब क्योंकि एम्बेसी जब खुलेगी उसके बाद शुरू हो जाएंगे, या जब हम फीस सबमिट करवा दें उसके बाद हम देखिए वीज़े के लिए? एम्बेसी का वीजे से कोई ताल्लुक नहीं है वीजा एप्लीकेशन से। आपकी वीजा एप्लीकेशन 100% ऑनलाइन है। आपने कंप्यूटर पे बैठ के तो वीजा हमें अप्लाई कर देना है। एम्बेसी की जरूरत तब पड़नी है जब माइग्रेशन बोर्ड ने ये कहना है कि आप जाके वहां बायोमेट्रिक्स देके आए। परफेक्ट। तो हम फीस सबमिट करवाने के बाद ऐसे फौरन ही अपनी मतलब एप्लीकेशन को पुट कर दें? हाँ जी आप भाई इसमें ऐड करने की पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऐड। नहीं, बेसिकली माइग्रेशन बोर्ड ने इस चीज को टोटली रिजेक्ट कर दिया है। उनके पास प्रपोजल दी थी यूनिवर्सिटीज ने कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कर लें। उन्होंने कहा जी ऑनलाइन इंटरव्यू इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हमने स्टूडेंट को अपने सामने देखना है, उसके डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में पकड़ के देखने हैं। परफेक्ट। ये ऑप्शन आई थी, ये ऑप्शन उन्होंने दी थी यूनिवर्सिटीज ने कि अगर आपके पास रिसोर्सेज का प्रॉब्लम आ रहा है, कोरोना का प्रॉब्लम आ रहा है, आप ऑनलाइन कंडक्ट कर लें। उन्होंने कहा नहीं, ऑनलाइन इज आउट ऑफ क्वेश्चन, हम ऑनलाइन नहीं। बेसिकली इंटरव्यू का तो मकसद ये है कि खुद वो जज करे फिजिकली, ऑनलाइन वाला तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मतलब माइग्रेशन बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया इस चीज को, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की ये चीज। चलिए ठीक है, बल्कि ये एप्लीकेशन से रिलेटेड फिर हम फर्दर भी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। जैसे ही मैं अपनी जो बंदा अपना फीस जमा करवाता रहता है वो फिर अपनी एप्लीकेशन पुट करता रहे एज सुन एज पॉसिबल, ताकि जैसे ही एम्बेसीज खुले या जैसे ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो तो हमारी एज सुन एज पॉसिबल एज सुन एज हमारी बारी आ जाए। हाँ जी, जितनी माइग्रेशन बोर्ड का क्यू सिस्टम स्वीडन के अंदर सारा क्यू सिस्टम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। आपकी जिस टाइम पे आप अप्लाई करेंगे उसी तरह ग्रेजुअली आपकी बारी आएगी। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप ये पहले ये डिसाइड करें आपने फीस पे करनी है कि नहीं करनी, आप मतलब आप किस सिनेरियो में जाना चाहते हैं। अगर पे करनी है तो फिर वेट ना करें, इमीडिएटली पे करके इमीडिएटली वीजा अप्लाई कर दें, ताकि आप उस सिस्टम के उस क्यू के अंदर आ जाएं जिस क्यू वाइज डिसीजन आने हैं आपके। और जिस दिन आप एप्लीकेशन ट्यूशन फी पे करें उसी दिन वीजा अप्लाई कर दें, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग यू रिक्वायर्ड मोर। बैंक स्टेटमेंट तो होपफुली मोस्टली लोगों ने बनवा ली होगी अब तक अपनी। नहीं अभी जुनैद भाई बैंक स्टेटमेंट अभी हमने नहीं बनवाई। मतलब मेरे अगर मैं अपनी बात करूं तो वो ऐसा नहीं होगा जब वो मुझे बुलाएंगे मीटिंग के लिए या जो भी है उसके कॉल के लिए, उस वक्त एक हफ्ता पहले इस तरीके से बना लूं या अभी बना के रख लूं? देखें, आपने बैंक स्टेटमेंट जब वीजा अप्लाई करना है उससे पहले आपके पास बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। आपसे वो 3 दफा बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। पहली दफा जब आप वीजा अप्लाई करते हैं, दूसरी दफा जब वो आपको ये ईमेल करेंगे कि आप एम्बेसी से टाइम बुक करें, साथ वो कहेंगे अपनी नई बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप जमा करवाएं। तीसरी दफा जब आप एम्बेसी जाते हैं, वो कहते हैं जिस दिन आपने वीजा अप्लाई किया था उस दिन से लेके जिस दिन आपने एम्बेसी जाना है उससे 1 हफ्ते पहले तक की बैंक स्टेटमेंट लेके आए। इस ड्यूरेशन के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट कम नहीं हो सकती। फ्रॉम द डे ऑफ एप्लीकेशन until you are shown up in the embassy, आपने बैलेंस मेंटेन करना है। इट माइट बी टेक कपल ऑफ मंथ्स, आप कह लें समटाइम 2 माह 2.5 माह लग जाते हैं प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो वो कहते हैं 4 वीक्स में डिसीजन आ जाएगा, 4 to 6 वीक्स। भाई काम ने जो अमाउंट उधर लिख दिया ड्यूरिंग वीजा एप्लीकेशन के 25 लाख या 30 लाख, उससे काम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी शक हो जाए। हाँ जी, मतलब ज्यादा हो जाए, 32 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 34 हो गई, फिर 29 हो गई, लेकिन जो मिनिमम लेवल है उससे कम नहीं होना चाहिए। जो हमने उधर बता दिया उनको पता इतना है, उससे काम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, उससे काम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम फीस जमा करवाने के फौरन बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवा लें या जो भी प्रोसीजर होगा? हाँ जी, मतलब ये दोनों चीजें समझे साथ साथ हैं।
क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपका डॉक्यूमेंट है जो आपने प्रिपेयर करना है, और जो फीस है वो चीज है जो आपने यूनिवर्सिटी को पे कर देनी है। ये दोनों चीजें होंगी तो वीजा अप्लाई होगा। अब किसको आपने पहले करना है, किसको बाद में करना है, या एट द सेम टाइम करना है, ये हर किसी का ज़ाहिर है वेरी करेगा अपने अपने इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का जुनेद भाई एक बता दें कि रनिंग अकाउंट होना चाहिए या एक बार अमाउंट रख के आप उसको ना छेड़ें और फिर भी वो चल जाएगी? देखिए, कोई ये मैटर नहीं करता, रनिंग अकाउंट है या रख के चल जाएगी, दोनों चीजें चल जाती हैं। उन्होंने सिर्फ आपका बैलेंस चेक करना है कि वो मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ, और स्टूडेंट के अपने नाम की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कुछ मुल्कों में होता है कि आपके पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की बैंक स्टेटमेंट चल जाती है, लेकिन स्वीडन के अंदर आपके अपने नाम की, स्टूडेंट के ओन नेम बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो ये स्पॉन्सर का नहीं पूछेंगे कि स्पॉन्सर कौन है? नहीं, ये नहीं, स्पॉन्सर नहीं चाहिए, ना सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, स्वीडन नहीं मानता। ठीक, फिनलैंड मानता है। लाइक हम आज रख लेते हैं 30 लाख, तो उसके बाद चाहे हम उसमें मजीद ऐड करें ना करें, इट डजंट मैटर कि लास्ट डे तक वो 30। डजंट मैटर। ठीक है, ठीक होगी बात। और अच्छा जुनेद भाई, आप अभी मुझे शेयर्ड अकोमोडेशन का कह रहे थे, आप हमें भी जिक्र कर, उस शेयर्ड अकोमोडेशन में मैं कंफ्यूज हूं कि शेयर्ड अकोमोडेशन का मतलब ये कि हमारा पर्सनल रूम होगा या रूम भी शेयर्ड होगा? क्योंकि दो तरह की अकोमोडेशन है। देखिए, जो शेयर्ड अकोमोडेशन होती है ना, एक स्टूडियो अपार्टमेंट होता है जिसके अंदर आपका किचन वॉशरूम सारा सब कुछ, एक कमरा होता है, साथ उसके वॉशरूम होता है, उसी में किचन होता है। नॉर्मली ये जो है ना 25 से 35 स्क्वायर मीटर के दरमियान का कमरा होता है, और यहाँ पे पाकिस्तानी तकरीबन 3 से 4 लड़के उस कमरे में रहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, क्योंकि कमरों में यहाँ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ स्टडी सारी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। रूम इज फॉर अ मील एंड स्लीपिंग। या आप अगर जैसे कि मेरा एक दोस्त है जो नॉर्वे में रहता है, उसने लास्ट ईयर गया वो नॉर्वे में, तो उसकी भी शेयर्ड अकोमोडेशन है, लेकिन उसका रूम पर्सनल है, रूम बहुत छोटा सा है। इट्स लाइक मतलब समझे कि छोटा सा रूम है, एक बेडरूम है और अटैच वॉशरूम है। शेयर्ड अकोमोडेशन में कहता है मैं इसलिए कहता हूं कि शेयर्ड होता है और उसका वो शेयर्ड होता है। जो यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह की अकोमोडेशंस भी है, जो लीनियस यूनिवर्सिटी देती है, वो ऐसी ही अकोमोडेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप आउट ऑफ कैंपस निकलते हैं, इस तरह की अकोमोडेशन बहुत कम मिलती हैं आपको, जहां पे पूरी बिल्डिंग का एक फ्लोर का एक ही किचन हो और आप सिर्फ आपके पास अपना रूम हो। नॉर्मली जो पाकिस्तानी, क्योंकि हमारी कुकिंग का प्रॉब्लम होता है जब हम इस तरह के अकोमोडेशन में रहते हैं जहाँ किचन शेयर्ड होता है। अकोमोडेशन की सर्चिंग मतलब कौन सी वेबसाइट से, और जब वीजा फाइल हम करेंगे तो अकोमोडेशन की बुकिंग नहीं चाहिए होगी हमें वीजा फाइल करते हुए? नहीं, वीजा फाइल करते हुए आपने हाउसिंग की बुकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने कहां पे आपकी हाउसिंग है। आपने हाउसिंग प्रूव नहीं देना एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन। ज्यादा से ज्यादा आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछ सकते हैं आप हाउसिंग का क्या करेंगे, तो आप उस वक्त तक कोई अपनी जो अप्लाई करके हाउसिंग का बता सकते हैं कि जी मैं ये हमारी हाउसिंग होगी जो जिन्होंने मुझे करनी है, या किसी फ्रेंड का बता देते हैं कि जी ये फ्रेंड है जिसने मेरे लिए हाउसिंग का एग्रीमेंट किया हुआ है मेरे साथ, ये मुझे प्रोवाइड कर देगा जिसके नाम पे यहाँ पे हाउसिंग हो अवेलेबल। और ये इट इज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर वो पूछता है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है स्टूडेंट्स के। मेरे पास फिर पॉपअप आ गया लेस देन मिनट का। एग्जैक्टली, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, ये बस मीटिंग खत्म होने वाली है, होपफुली सबको होंगे, बाकी हम आपसे आहिस्ता आहिस्ता फिर भी आपसे पूछते रहेंगे, आपको तंग करते रहेंगे।